चलो ठीक है, ये हो गया बेसिकली। ठीक है, समझ में आ गया ना। मेन चीज क्या है, मुद्दा ये है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया साइक्लॉइड। नेक्स्ट दूसरा जो है इसको बोलते हैं एपीसाइक्लॉइड। ठीक है, साइक्लॉइड कल में सी है आपका एपीसाइक्लॉइड। सी इज योर एपीसाइक्लॉइड। एपीसाइक्लॉइड क्या होता है ये भी जरा देख लेते हैं। एपीसाइक्लॉइड में क्या होता है, एक बड़ा सा सर्कल होगा। ठीक है, ये मान लो इसका सेंटर ये रहा। ठीक, एक बड़ा सा सर्कल, या फिर इसको ऐसे बना लेते, रुक जाओ। ये एक सर्कल के ऊपर ये रोल करेगा, राइट। ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है, इसका यहां पे एक सेंटर बना लेते हैं। लेटर से ये सेंटर है इसका, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, सेंटर है वो। ठीक है, ये एक छोटा सा सर्कल है। ठीक, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, ये सर्कल ऐसे रोल कर रहा है, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रोल कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से रोल कर रहा है। ये मान लो इसका पॉइंट से हमने जोड़ दिया, करेक्ट। ये हो गया हमारा ठीक। ये आपका सेंटर है, लेट अस से दिस इज ओ डैश। ये एक सेंटर है, लेट अस से दिस इज ओ डैश, और ये एक सेंटर है, लेट अस से दिस इज ओ डैश। ये ओ है, करेक्ट। ये जो सर्कल रोल कर रहा है इसका एक नाम है, इसका बोलते हैं जनरेटिंग सर्कल और इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग सर्कल। दो सर्कल, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रोल कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रोल कर रहा है। ये हो गया एक सर्कल और ये हो गया दूसरा सर्कल। ठीक, ये हो गया आपका जनरेटिंग सर्कल, दिस इज योर जनरेटिंग सर्कल, और ये है आपका डायरेक्टिंग सर्कल। ये आपका डायरेक्टिंग सर्कल। ठीक है, जनरेटिंग सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल। जैसा सिचुएशन कुछ इस तरीके का है, मैं आपको बता देता हूं। अगर एनिमेशन से दिखाऊं तो शायद ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। ये देखो, ये एक सर्कल जो है दूसरे सर्कल के ऊपर रोल कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर रोल कर रहा है कुछ इस तरीके से, करेक्ट। तो एक सर्कल जो है दूसरे सर्कल के ऊपर इस तरीके से रोल कर रहा है। तो आपको ये दिख रहा है कि क्या बन रहा है, ये आपको एक कर्व बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। यही कर्व हमको बनाना है ड्राइंग के अंदर। इस कर्व को हम लोग एपीसाइक्लॉइड बोलते हैं। जो रेड कलर का आपको कर्व दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीसाइक्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, राइट। तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि सपोज ये पॉइंट आपका यहां है। ठीक है, ये मान लो यहां पे है पॉइंट, करेक्ट। ये पॉइंट आपका यहां पे है पी पॉइंट। अच्छा, एक काम करता हूं, इसको है ना, ठीक है, ये पी पॉइंट है। थोड़ी देर के बाद जब ये सर्कल रोल करेगा, कहा गया, ठीक है, ये आपका इस तरीके से है। जब ये रोल करेगा तो ये पॉइंट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऊपर जाएगा और ये पॉइंट नीचे। ठीक, तो ये पॉइंट आपका ऊपर चला गया P, और थोड़ी देर में ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, करेक्ट। तो एक पॉइंट तो यहां पे जब ये रोल करेगा तो ऊपर जाएगा और ये फिर रोल करके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब ये सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो एक कर्व बन जाएगा, राइट। जब ये सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो आपको एक कर्व बनता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरीके से। इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं एपीसाइक्लॉइड। ठीक है, इस कर्व का नाम क्या है, ये जो कर्व हमने बनाया है इस कर्व को हम लोग बोलते हैं एपीसाइक्लॉइड, करेक्ट। इस कर्व को हम लोग बोलते हैं एपीसाइक्लॉइड। इस कर्व को बोलते हैं हम लोग एपीसाइक्लॉइड। बात समझ में आ गई।
इस कर्व को हम लोग बोलते हैं एपिसाइक्लॉइड। नोट नहीं कर पाए? अरे भैया नोट करो, जल्दी करो। ठीक है, हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये बना लो एपिसाइक्लॉइड, इसको बोलते हैं हम लोग एपिसाइक्लॉइड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसमें क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा। इसको यूज कहाँ करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ ये कर्व। ये कर्व ज्यादा यूज होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ये होता है ब्लोअर्स, रोटरी पंप्स एटसेट्रा। है ना, वहां पे यूज किया जाता है ब्लोअर्स, रोटरी पंप्स, ये सारा चीज। देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाइन। तो एपिसाइक्लॉइड क्या होता है? जब आपका जनरेटिंग सर्कल एक डायरेक्टिंग सर्कल के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल जब रोल करेगा तो ये बन जाएगा एपिसाइक्लॉइड। जैसे कि देखो ये बन गया, ये आपका क्या है? डायरेक्टिंग सर्कल। और ये क्या है? जनरेटिंग सर्कल। ये सर्कल इसके ऊपर रोटेट करेगा तो क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा एपिसाइक्लॉइड। यूज कहां करते हैं? दिस इज ब्लोअर या रोटरी पंप। ये जो कर्व दिख रहा है ना, ये वाला कर्व, अरे कहां गया? ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये कर्व है आपका एपिसाइक्लॉइड। ये जो कर्वेचर दिख रहा है, ये कर्वेचर को बोलते हैं हम लोग एपिसाइक्लॉइड। ठीक है, इसको बोलते हैं 3 लोब रोटरी पंप। ये क्या आपका? 3 लोब रोटरी पंप। 3 लोब रोटरी पंप, इसको बोलते हैं 3 लोब रोटरी पंप। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं 3 लोब रोटरी पंप।
करेक्ट, ओके। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की, ये हो गया आपका एपिसाइक्लॉइड, करेक्ट, बात समझ में आ गई। इसमें एक साइक्लोइडल गियर में भी होता है, ये ब्लोअर्स वगैरह, रोटरी पंप। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान से देखो, इस डायग्राम के अंदर, अरे इस डायग्राम के अंदर कितने आपके एपिसाइक्लॉइड बन रहे हैं? 3। अगर इसका रेडियस देखोगे तो रेडियस कितना है? 3। और इसका अगर रेडियस देखते हो, ये रेडियस कितना है? 1। स्मॉल आर अगर लेते हैं इसकी वैल्यू, स्मॉल आर, ये कितना है? 1 है, करेक्ट। और कितने एपिसाइक्लॉइड बनते हुए नजर आ रहे हैं? 3, है ना। इसका रेडियस 1 है, इसका 3 है। नंबर ऑफ एपिसाइक्लॉइड कितने नजर आ रहे हैं? ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एपिसाइक्लॉइड कितने बनते हुए नजर आ रहे हैं? आप बोलोगे सर 3, और 3 है क्या चीज? ये आपका रेडियस रेशियो आर अपॉन स्मॉल आर, है ना। कैपिटल आर 3 है, स्मॉल आर 1 है, यानी कि कितने एपिसाइक्लॉइड बनते हैं वो हमेशा बनेगा रेडियस रेशियो के बराबर, करेक्ट। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं एज ए नोट, है ना, है ना। देखो समझ में आएगा चीज। तो जितना रेडियस रेशियो होगा उतना ही इसका एपिसाइक्लॉइड बनता है, करेक्ट। यानी कि अगर हम इसका रेडियस कैपिटल आर माने, है ना, इसका रेडियस, और इसका रेडियस अगर हम स्मॉल आर मानते हैं, ये रेडियस स्मॉल आर है, ठीक। तो एज अ नोट हम लिख सकते हैं, एज अ नोट हम ये लिख सकते हैं कि इफ कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल, ठीक है, और स्मॉल आर है रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्कल, देन number of epicycloid formed n, it is given as capital R upon small r, ठीक है। ये एक हो गया इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो अगर, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया? कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। तो इस केस में जो एपिसाइक्लॉइड बनेगा इसका नाम क्या होता है ये बताना है हमको, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 2, ठीक है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r। इस केस में एपिसाइक्लॉइड, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने आपको ये बताया कि नंबर ऑफ एपिसाइक्लॉइड कितने बनते हैं रेडियस रेशियो के बराबर, ये मैंने एग्जांपल दिखाया। अब यहां पे देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि दोनों का साइज एक है, ये इसमें दोनों का साइज क्या है? एक है। अरे यार, यानी कि इसमें देखो ये आपका कैपिटल आर है और ये क्या है? स्मॉल आर है। दोनों की वैल्यू क्या है? एक है। तो कितने एपिसाइक्लॉइड बन रहे? 1। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, एक एपिसाइक्लॉइड बना। इसमें कितने बने? 2 बने। नंबर ऑफ एपिसाइक्लॉइड कितने बन रहे? 2, यानी रेडियस रेशियो क्या है? डबल हो गया। यहाँ पे कितना बन गया? n इक्वल टू 3, ये मैंने दिखाया अभी, ये हो गया n इक्वल टू 4, ठीक है। इसका एक नाम, ये हो गया आपका n इक्वल टू 1 में ये बनता है, इसको बोलते हैं कार्डोइड, इसको बोलते हैं नेफ्रॉइड, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं है, करेक्ट। तो अगर रेडियस रेशियो दोनों का बराबर होगा तो एक ही एपिसाइक्लॉइड बनेगा n इक्वल टू 1। अगर रेडियस रेशियो 2 का होगा तो ये आपका 2 बनेगा। रेडियस रेशियो 3 है तो 3 बनेगा। रेडियस रेशियो 4 है तो 4 बन जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं इस केस में कि एपिसाइक्लॉइड का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कार्डोइड। कैसा दिखता है ये? और इसका नाम होता है नेफ्रॉइड। यही 2 एग्जाम में अगर पूछेगा तो पूछेगा। कार्डोइड पूछ सकता है, बहुत प्रोबेबल है, ठीक है। तो ये अगर मान लो कि आपका सर्कल है इस तरीके से, राइट, ये अगर आपका सर्कल है तो कार्डोइड कैसा बनता है? कार्डोइड मतलब हो गया हार्ट के जैसा बनेगा, ये हो गया कार्डोइड शेप, ये हो गया, ठीक है। नेफ्रॉइड कैसे बनेगा? नेफ्रॉइड रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए? 2 है। तो नेफ्रॉइड कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, यानी कि एक इस तरीके से बनेगा और दूसरा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके कार्डोइड पूछ लिया जा सकता है ये चीज कि अगर n अगर 1 है यानी रेडियस रेशियो अगर बराबर है तो कौन सा कर्व बनता है? तो इट इज योर
कार्डोइड, ये एग्जाम में पूछेगा। सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये है। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर मान लो दो सर्कल है, दोनों का रेडियस सेम है और एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहा है, तो ग्राफ जो बनेगा, जो कर्व बनेगा, उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज कार्डोइड। और देखने में कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपसे रेयरली पूछा जा सकता है, लेकिन नेफ्रॉइड से पूछेगा। नेफ्रॉइड का मतलब किडनी जैसा शेप का होता है ना। दिस इज योर नेफ्रॉइड, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसके आगे कोई नाम नहीं होता, नेफ्रॉइड ही तक नाम दिया गया, उसके आगे कोई नाम नहीं है। करेक्ट? यहां तक चीजें समझ में आ गई? बताओ, क्लियर है? हाँ, डायरेक्टिंग सर्कल हमेशा फिक्स होता है। ये डायरेक्टिंग सर्कल रुका रहेगा, रिलेटिव मोशन काउंट करते हैं, ये रुका रहेगा और ये दूसरा घूमता रहेगा, ठीक है। ये एपिसाइक्लॉइड हो गया। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल ये बता दिया, एनिमेशन के थ्रू मैंने समझा दिया आपको। बताओ, लिख लिया यहां तक? डन हो जाएगा तो बोलते रहना, आगे चलेंगे। कंप्लीट? ओके, समझ में आ गया एपिसाइक्लॉइड का क्या मतलब होता है? ये चीज आपको याद होना चाहिए। एपिसाइक्लॉइड मतलब हो गया कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर रोल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एपिसाइक्लॉइड के साथ साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? ये कौन सा था? सी था ना। डी पे आ जाओ। डी, सुपीरियर इंफीरियर एपिट्रोकॉइड। इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन चूंकि हमने, ये मान लो आपका एक सर्कल है, ये मान लो कैपिटल आर है, ये सेंटर है, से दिस इज कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये हो गया सेंटर ओ, ठीक है। ये सर्कल रोल कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर। ये आपका जनरेटिंग सर्कल है, ये आपका डायरेक्टिंग सर्कल है। जनरेटिंग सर्कल, डायरेक्टिंग सर्कल। जनरेटिंग सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पॉइंट जो है, ठीक है, एक पॉइंट हम यहां से बना देते हैं इस तरीके से, ये ऐसे हो गया, एक पॉइंट बाहर है, एक पॉइंट अंदर है, ये सेंटर है आपका ओ डैश। एक पॉइंट अंदर है, एक पॉइंट बाहर है, ये सेंटर है ओ डैश, ओ डैश। एक पॉइंट अंदर है और एक पॉइंट बाहर है, ठीक है। तो करेक्ट। तो जब ये सारे पॉइंट को जोड़ोगे तो आपको एक कर्व कुछ इस तरीके से मिलेगा, और एक कर्व जो मिलेगा, बाहर वाला जो कर्व मिलेगा, ये कर्व, दो अलग अलग कर्व मिलेंगे। अंदर वाला जो कर्व है, ठीक है, अंदर वाला जो कर्व है, इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर ट्रोकॉइड, और बाहर वाला जो कर्व है इसको बोलते हैं सुपीरियर ट्रोकॉइड, एपिट्रोकॉइड, नॉट ट्रोकॉइड, एपिट्रोकॉइड, है ना। ये हो गया आपका एक कर्व और ये हो गया दूसरा,
ठीक, इसको बोलते हैं सुपीरियर एपिट्रोकॉइड, इसको बोलते हैं सुपीरियर एपिट्रोकॉइड, इसको बोलते हैं इंफीरियर एपिट्रोकॉइड। इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ साइक्लॉइड, मैकेनिकल क्लॉक्स। अच्छा, साइक्लॉइड का एप्लीकेशन नहीं लिखा था। साइक्लॉइड का एप्लीकेशन है, ट्रोकॉइड का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। इसका एप्लीकेशन है मैकेनिकल क्लॉक, जो मैकेनिकल क्लॉक्स, मैकेनिकल क्लॉक्स जैसे कि जिसमें पेंडुलम की तरह डोलता रहता है ना, वो मैकेनिकल क्लॉक है ना, क्लॉक होता है नीचे पेंडुलम की तरह रोटेट करता रहता है, तो वो बेसिकली वहां पे साइक्लॉइड का यूज किया जाता है। ठीक है, मैकेनिकल क्लॉक में, ट्रोकॉइड साइक्लॉइड के लिए। ठीक है, साइक्लॉइड के लिए मैकेनिकल क्लॉक हो गया। ये बना लो, ड्रॉ कर लो इसको, फटाफट हो जाएगा तो बताना, ताकि हम आगे चले। कोशिश करेंगे कि आज हम लोग चैप्टर 4 को भी खत्म कर दें। ठीक है, फिर कल हम लोग थियरी ऑफ प्रोजेक्शन पे चलेंगे। हो गया, ओके। ये था डी। ई पे आ जाओ। ई, ई जो है, दिस इज अ हाइपोसाइक्लॉइड। हाइपोसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड क्या होता है? ये देखो, मौत का कुआं देखे हो? कितने लोग मौत का कुआं देखे हैं? गांव के मेले में आता है ना मौत का कुआं, देखे हो? वही हाइपोसाइक्लॉइड है। अब बोलो सर ये क्या बात कर दी, कैसे हो गया हाइपोसाइक्लॉइड? अभी बताते हैं। हाइपोसाइक्लॉइड, ठीक है। मौत का कुआं में आपने देखा होगा कि एक कुआं जैसा होता है, उसके अंदर एक बाइक या फिर कार, इस तरीके से चीजें घूमती रहती है। ये होता है ना मौत का कुआं में। ठीक है, मौत का कुआं, ये हो गया आपका जनरेटिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्टिंग सर्कल, और ये हो गया जनरेटिंग सर्कल। जनरेटिंग सर्कल, ठीक है, 2 सर्कल हो गए। मौत का कुआं, चलो पहले एनिमेशन दिखाते हैं तो समझ में आएगा। अच्छा, ये चीज मैंने दिखाया नहीं क्या एनिमेशन इसका? एक सेकेंड, अच्छा ये इसका एनिमेशन मैंने नहीं दिखाया ना, ठीक है। ये देखो, ये है आपका एपिसाइक्लॉइड, सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिट्रोकॉइड।
छठ मेले में आता है सर। ठीक है, आपको दिख रहा है ये चीज, सुपीरियर, इंफीरियर और एपिसाइक्लॉइड, यस और नो? ऐसा ही होता है ना, मौत का कुआं, एक पहिया जो है दूसरे इसके अंदर घूमता है, तो जो घूम रहा है उसको जनरेटिंग सर्कल बोलेंगे, और जो कुआं जैसा जो है उसको हम लोग डायरेक्टिंग सर्कल बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, तो देखो, मान लो एक यहां पे है, दूसरा यहां है, और तीसरा यहां है। ठीक, ये आ गया। कर्व कैसे बनेगा? सबको जोड़ दो, करेक्ट। ऐसे बना था ना कर्व, देखो एनिमेशन में अंदर ही कर्व, मतलब साइक्लॉइड का उल्टा है। साइक्लॉइड में कर्व कैसे बनाया था? बाहर। साइक्लॉइड में कर्व कैसे आता? बाहर। इसी का मिरर इमेज ले लो, अंदर ले लो, हाइपोसाइक्लॉइड बन जाएगा। ये आ गया, ठीक है, बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज और हाइपोसाइक्लॉइड। चलो फटाफट इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो। इसका यूज कहां करते हैं? सेम जैसे आपने सिक्का में देखा होगा, हेड और टेल होता है ना, तो हेड और टेल क्या होता है? एक ही सिक्के का दो पहलू है, हाइपोसाइक्लॉइड। बिल्कुल यही हाल इसका भी है। एपीसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड दोनों एक सिक्के के पहलू, अगर एक हेड है तो दूसरा टेल है ना। अगर एपीसाइक्लॉइड को हेड बोल रहे हो तो हाइपोसाइक्लॉइड क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा, करेक्ट। यानी दोनों का यूज एक ही जगह करते हैं। इसका एप्लीकेशन कहां पे होता है? सेम, ब्लोअर्स, रोटरी पंप्स, इवन साइक्लॉइडल गियर्स, रोटरी पंप्स, साइक्लॉइडल गियर्स एटसेट्रा, साइक्लॉइडल गियर्स एटसेट्रा। आप चाहो तो ये टर्म इसमें भी जोड़ सकते हो, साइक्लॉइडल गियर वाला, है ना, इसमें भी आप जोड़ सकते हो साइक्लॉइडल गियर, एक ही चीज है। साइक्लॉइडल गियर्स, रोटरी पंप्स एटसेट्रा। ठीक है, चलो इसको बना लो फटाफट। कहाँ गया? हाँ यही था ना, चलो बनाओ इसको फटाफट, हो जाएगा तो बताना।
हो गया। अब देखो ये देखो, ये है रोटरी पंप, 3 लोब रोटरी पंप। तो अच्छा, इसमें क्या है कि बेसिकली एक चीज और ध्यान दो, ये हमने क्या बोला था, ये तो आपको एपिसाइक्लॉइड बोला था, ये सारे क्या एपिसाइक्लॉइड। ये जो कर्व है ये है आपका हाइपोसाइक्लॉइड, ये जो डिप्रेस्ड पार्ट है, ये जो नीचे जो है ये आपका हाइपोसाइक्लॉइड, दिस इज योर हाइपोसाइक्लॉइड। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गया हाइपोसाइक्लॉइड। अच्छा, अब इसका यूज जो मैंने बता रहा था, ये रहा रोटरी पंप, घूम रहा है, 3 लोब रोटरी पंप, एक दूसरे से परफेक्ट मेश हो रहा है, इसको बोलते हैं 3 लोब रोटरी पंप। यानी एक पंप है, 3 लोब है इसके अंदर, रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज गौर से देखो, इसमें कितने हाइपोसाइक्लॉइड बन रहे हैं? आप बोलोगे सर 4, तो इसकी रेडियस रेशियो कितनी होनी चाहिए? इसमें कितने बन रहे हैं? 4। कहां गया? कितने बन रहे हैं इसमें? 4 बन रहे हैं। तो इसका रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, 4 होना चाहिए, है ना। यानी कि अगर इसको हम कैपिटल आर मान के चल रहे हैं और इसको अगर हम स्मॉल आर मान के चल रहे हैं, करेक्ट, तो रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए इसका? 4, क्योंकि कितने हाइपोसाइक्लॉइड बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, करेक्ट। बात समझ में आ गई? तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने पहले भी बताया था कि यहां पे एज अ नोट, note, if capital R is radius of directing circle, small r is radius of generating circle, then number of hyposaccharide formed, n is always equal to r upon small r। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगा? वेयर यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि n की वैल्यू 3 या उससे बराबर होगा। अब ये क्या है, क्यों है? इससे पहले वाले कंडीशन में तो ऐसा कुछ नहीं देखा था, n की वैल्यू r अपॉन r होगी, लेकिन n की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, पूजा, बढ़िया है कि आप क्वेश्चंस को आप सेट नहीं कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है उसको पता होता है कि किस कहां क्या यूज होता है। दोनों आंसर करेक्ट है, आपने जो क्वेश्चन पूछा है दोनों आंसर करेक्ट है ना। तो ए और बी, सी और डी ऑप्शन नहीं दिया ना, सी क्या होगा? बोथ ऑफ दिस, डी क्या होगा? नन ऑफ दिस, खत्म, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो अब इसमें अंदर देखते हैं, अब ऐसा क्यों है? देखो ये n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हमने कहा ऐसा क्यों है? व्हाट विल हैपन अगर n की वैल्यू 1 कर दिया जाए, है ना। अब देखो, जैसे कि अगर हम n की वैल्यू 1 कर देते हैं, इसका मतलब रेडियस रेशियो बराबर हो जाएगा, r इज इक्वल टू r, यानी r और स्मॉल r दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। r और स्मॉल r बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि दो सर्कल जो होंगे, जैसे कि अगर ये सर्कल है हमारे पास, है ना, ठीक है, ये सर्कल है, तो इसका सेंटर, राइट, ये जो सेंटर है, अरे यार, सेंटर O और O डैश दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, और रेडियस जो होगी कैपिटल R और स्मॉल r दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो एक सर्कल दूसरे सर्कल में घूम ही नहीं पाएगा, राइट, घूमना चाहिए ना, ये सर्कल रोटेट करना चाहिए, ये सर्कल क्या होना चाहिए? रोटेट करना चाहिए ना, ये सर्कल रोटेट करेगा तभी तो बनेगा। अब अगर ये दोनों सर्कल का सेम साइज है तो एक दूसरे में रोटेट ही नहीं हो पाएगा, तो कैसे हाइपोसाइक्लॉइड बनेगा? बात समझ में आ गई? तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इफ r एंड स्मॉल r आर सेम, then the circle cannot rotate, the circle cannot rotate within, cannot rotate inside one another, hence no hyposaccharide is trapped another, hence no hyposaccharide, hence no hyposaccharide is formed।
बताओ क्लियर है चीज? ठीक है, अगर आर और आर दोनों बराबर हो जाए, मतलब मौत का कुआं का सर्कल और आप जो पहिया घुमा रहे हो दोनों सर्कल बराबर हो जाए तो घुमा पाओगे? आप जो मोटरसाइकिल लेके घुस गए हो मौत के कुआं में, तो मौत का कुआं का जो सर्कल है, का जो रेडियस है, और आप जो पहिया लेके जो घुस गए हो अंदर उसका भी रेडियस सेम है, तो क्या आप रोटेट करा पाओगे? नहीं घूमेगा ना, कैसे घूमेगा? वो घूमेगा नहीं। तो जब घूमेगा नहीं तो कर्व ही नहीं बन पाएगा, इसीलिए हाइपोसाइक्लॉइड आर इक्वल एन इक्वल टू 1 पे नहीं बनता है। ठीक है, एन इक्वल टू 1 वाला फंडा क्लियर हो गया? ठीक, एन इक्वल टू 1 वाला फंडा क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आज से एन इक्वल टू 2 वाला फंडे पे। पेज खत्म हो गया क्या? हाँ, इतना पढ़ा दिया कि पेज ही खत्म हो गया, बताइए। ठीक है, एन इक्वल टू 1 समझ में आ गया? यस और नो, जल्दी बोलते रहो, समझ में आया कि नहीं? क्लियर? आगे चले? यस। ठीक है, अच्छा अब n इक्वल टू 2 पे क्या होगा जरा देख लो। अगर हम n की वैल्यू 2 पे कर दें, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का हम एक सेंटर बना लेते हैं, अरे ठीक है, इसके अंदर एक हम दूसरा सर्कल डाल देते हैं, करेक्ट। ये आपका स्मॉल सर्कल, ये कैपिटल सर्कल, ठीक। इसका रेडियस हमने कैपिटल आर मान लिया और इसका रेडियस हमने स्मॉल आर मान लिया, ठीक है। ये स्मॉल आर वाला सर्कल है, ये कैपिटल आर। अब ये घूम रहा है इसके अंदर। अब देखो इसमें अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, अब देखो अगर हम पॉइंट लेते हैं, हम 3 पॉइंट लेते हैं। कौन कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? एक पॉइंट जो बाहर की तरफ है, एक पॉइंट जो सरकमफेरेंस पे, एक पॉइंट अंदर की तरफ। हमेशा ऐसे लेकर चले हम लोग, 3 पॉइंट लेते थे, एक तो सरकमफेरेंस पे, एक सरकमफेरेंस के बाहर और एक सरकमफेरेंस के अंदर। अब बोलोगे सर n इक्वल टू 2 में तो सर्कल घूम जाएगा, और घूमेगा तो क्या बन जाएगा? ये तो बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो क्या होगा इसके अंदर, ध्यान से देखना, है ना। ये सब एनिमेशन से बहुत जल्दी समझ में आता है। ये देखो, ये दोनों सर्कल के आधा है, क्या बन गया? ये घूम रहा है। अब बोलो हाँ सर घूम तो रहा है, रेडियस भी क्या दिख रहा है? एग्जैक्टली आधा है ना। ये छोटा इसका आधा है, बड़े का आधा है। ये क्या बन रहा है? ये कर्व, ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया। कर्व तो है क्या, यानी कि इसमें हाइपोसाइक्लॉइड नहीं बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, क्योंकि जितने भी प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, पेपर मशीन, टेक्सटाइल मशीन, रोटेटरी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज करने के लिए यही कर्व का इस्तेमाल किया जाता है ना। स्टीम इंजन आपने देखा होगा, पहिया घूमता है लेकिन पिस्टन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मूव करता है। यही फंडा है इसके अंदर, है ना। वो हाइपोसाइक्लॉइड बनता है। बिल्कुल ये पिस्टन जो है स्टीम इंजन के अंदर आगे पीछे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, लेकिन पहिया गोल गोल घूमता है। वही चीज है, मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन को रोटेटरी या फिर रोटेटरी मोशन को ट्रांसलेटरी में कन्वर्ट करने के लिए इस कर्व का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये, ठीक है। तो ये हो गया जब n की वैल्यू क्या हो जाए? 2, यानी कि रेडियस रेशियो क्या है? 2 हो जाए, और पॉइंट बिल्कुल कहां पे होना चाहिए? सरकमफेरेंस पे। यानी पॉइंट देख रहे हो, बिल्कुल ये सरकमफेरेंस पे है। तो अगर हम यहां पे दिखाते हैं इस कर्व के लिए, यानी कि अगर हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं, इसके लिए, करेक्ट, तो इसके लिए कर्व कैसा बन जाएगा? इसके लिए जो कर्व बनेगा, इसको हम बना लेते हैं, है ना। तो एनिमेशन से क्या होता है, चीजें बहुत जल्दी और आसानी से समझाया जा सकता है। ये हो गया आपका, ठीक है। क्या बन जा रहा है? ये आपका बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन, और इसका बहुत ज्यादा यूज है स्ट्रेट लाइन। यानी ये क्या करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन को रोटेटरी या वाइस वर्सा। स्ट्रेट लाइन यानी कि रोटेटरी मोशन को ट्रांसलेटरी या फिर रोटेटरी मोशन को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ये कन्वर्ट करता है ट्रांसलेटरी या फिर वाइस वर्सा, ट्रांसलेटरी मोशन में, है ना, कन्वर्ट कर देगा ये, या वाइस वर्सा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे स्टीम इंजन हो गया, टेक्सटाइल मिल हो गया, स्टीम इंजन हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिसमें प्रिंट करता है, कपड़े पे हमें प्रिंट करवाना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, पेपर इंडस्ट्री न्यूज़पेपर को छापने के लिए,
पेपर इंडस्ट्री एटसेट्रा, इस जगह में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा बोलो ठीक है सर। अब आगे का बताओ, चलो आगे का बताते हैं। ये देखो, अच्छा ये तो पूरा एक कर्व हो गया, इसको देखो ध्यान से, ये तो हम लोग अभी करेंगे, अभी तक हमने सुपीरियर इंफीरियर पे गए नहीं है। इसको देखो, इसमें पॉइंट कहाँ पे है? सर्कल बिल्कुल आधा है, रेडियस रेशियो इसमें भी 2 नजर आ रहा है। अब बोलो हाँ आ रहा है। पॉइंट कहाँ है? बाहर है। बाहर आ रहा है तो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? ये एक एलिप्स बनता हुआ नजर आ रहा है। यस और नो? ये क्या हो रहा है आपको? एक एलिप्स, ये डिपेंड करता है पॉइंट कितना आगे और कितना इसमें है ना। पॉइंट थोड़ा करीब होगा तो और छोटा एलिप्स बनेगा। तो ये क्या बन रहा है? ये एलिप्स बन रहा है अगर पॉइंट बाहर है तो। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट क्या है? बाहर है, तो चलो पॉइंट बाहर है, राइट। ये पॉइंट बाहर है तो इसके लिए क्या बन जाएगा? कॉपी कर लेते इसको। अरे अरे कट कर दिया। ठीक है, ठीक। इस केस में क्या बन रहा है आपका? एलिप्स। कुछ ऐसा बना देते हैं। इस केस में क्या बन जा रहा है? ये एलिप्स बन रहा है। आप बोलोगे हाँ, तो इस केस में एक ग्राफ जो बनेगा दैट विल बी योर एलिप्स। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। अरे ये बन गया आपका एलिप्स। ठीक, अच्छा बन गया एलिप्स। अब बोलोगे हाँ सर बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा और आगे देखते हैं। अगर पॉइंट अंदर है तो क्या हो गया? पॉइंट अगर अंदर है, बिल्कुल आधा आधा रेडियस है, क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? अब बोले सर ये भी इलिप्स बन रहा है लेकिन ये सर्कल के अंदर बन रहा है। डायरेक्टिंग सर्कल के अंदर आपको एक इलिप्स बनता हुआ नजर आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो अगर ये पॉइंट भी अंदर है ना, देखो पॉइंट कहां है? अंदर ही है ना, पॉइंट बिल्कुल सेंटर के पास में है, तो यहां पे भी बन जाएगा आपका एलिप्स बन जाएगा, राइट। अब इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं ताकि हम ऊपर ग्राफ बना सके। ठीक है, तो इसके लिए अरे यहां बन जाएगा आपका एलिप्स। छोटा सा बनेगा लेकिन बनेगा तो जरूर। ये बन गया एलिप्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या ये साइक्लॉइड है? नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम ये हो गया एलिप्स। तो इसीलिए n इक्वल टू 2 पे भी आपका ग्राफ नहीं बनता है। बनता किस पे है? n इक्वल टू 3। एपी ट्रॉकॉइड। ठीक है, बताओ क्लियर यहां तक? चलो समझ में आ गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन ये जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ क्लियर है यहां तक सबको? एनी डाउट? लिख लिया सब लोग? अरे सुपीरियर इंफीरियर एलिप्स नहीं होता है, एलिप्स एलिप्स होता है, इसमें सुपीरियर और इंफीरियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, सर्कल के बाहर इसीलिए बन रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपने पॉइंट कितना दूर पे रखा। अब देखो इस केस में क्या है, पॉइंट को काफी दूर रखा गया है। अगर पॉइंट को नजदीक रखोगे ना तो एलिप्स ऐसे बन जाएगा। डिपेंड कर, देखो पॉइंट बहुत दूर है ना, तो पॉइंट दूर है तो इसीलिए ऐसे। अगर पॉइंट नजदीक होगा तो एलिप्स ऐसा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? डिपेंड करेगा कि पॉइंट है कहां, है ना, डिपेंड करेगा कि पॉइंट किधर है, राइट। तो बेसिकली क्या है, एक तरीके से ये फ्री हैंड ड्राइंग है, हमने इस तरीके से बना दिया। डिपेंड करता है पॉइंट आपने कहां रखा है, राइट, उसके ऊपर। अगर पॉइंट नजदीक होगा, मान लो पॉइंट आपने यहां, देखो ये पॉइंट यहां है ना, हम यहां ना रख करके यहां रख दें तो क्या होगा बताओ? ये पॉइंट यहां पे इसने यहां रखा, अगर हम पॉइंट यहां रखेंगे तो कैसा बनेगा? ये ऐसे जाएगा,
ऐसे आएगा और ऐसे बन जाएगा, उस केस में इलिप्स अंदर बन जाएगा। करेक्ट, बात समझ में आ गई? ठीक है, लिख लो सब फटाफट।
सर ये जुपिटर प्लैनेट जैसा लग रहा है। जुपिटर प्लैनेट, अरे जुपिटर के चारों तरफ थोड़ा रिंग होता है, सैटर्न के चारों तरफ रिंग होता है। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया ना, सफिशिएंट समय दे दिया मैंने नोट करने के लिए, बाद में कोई हल्ला नहीं करा। ई हाइपोसाइक्लाइड, अच्छा इसमें सुपीरियर बच गया ना, सुपीरियर इंफीरियर, करेक्ट, सब चंगा। चलो एफ लास्ट, सुपीरियर एंड इंफीरियर हाइपोट्रोकॉइड, सुपीरियर इंफीरियर हाइपोट्रोकॉइड। ठीक है, कल आपकी क्लास रीशेड्यूल हो गई है, 1 बजे की जगह 2 बजे से होगी। ठीक है, 2 बजे से होगी, 2 to 9, 2 to 9:30 जो भी है, 2 से 9:30 बजे तक। ठीक है, देखो ये रहा एक, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये आपका है डायरेक्टिंग सर्कल, ये है आपका जनरेटिंग सर्कल। ठीक है, पॉइंट कहां कहां है, एक पॉइंट यहां, 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 एक पॉइंट यहां। ठीक, एक तो ये हो गया, दूसरा इस तरीके से हो गया, राइट। ये हो गया आपका इंफीरियर और ये है आपका सुपीरियर। राइट, ये हो जाएगा सुपीरियर हाइपोट्रोकॉइड, ठीक, और ये हो गया आपका इंफीरियर हाइपोट्रोकॉइड। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। चलो 2 PM to 9:30, सर पता कैसे चला कि इलिप्स बनेगा स्ट्रेट? अभी क्या वंदना जब बता रहे थे तब कहाँ चले गए थे आप? पूरा मैंने एनिमेशन के लिए रोका भी था, समय भी दिया था, है ना। मैं दिखा देता हूँ फिर से एनिमेशन। चलो इसको पहले नोट कर लो, हो जाएगा तो बताना फटाफट। ठीक है, मैं एक बार फिर से सारा एनिमेशन दिखा दे रहा हूं। यहां तक हो गया तो बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक, आगे चलें।
ठीक है। फाइन, देखो चलो एनिमेशंस में एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। यहाँ से हमने शुरू किया था, बेसिकली ये साइक्लॉइड था, राइट। ये था आपका बेसिकली सुपीरियर और इन्फीरियर, जो मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया था। ये हो गया आपका साइक्लॉइड, ये हो गया एपीसाइक्लॉइड, राइट। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ये मैंने कार्डियोइड के बारे में बताया था, ये बता दिया था, ये भी बताया था, ठीक। ये भी क्लियर है, ये भी मैंने डिस्कस किया। हाँ, ये जो है हाइपरसाइक्लॉइड का सुपीरियर इन्फीरियर, ये वाला जो रह गया तो वो इसको देख लो। सर ये हाइपोट्रोकॉइड है या हाइपोसाइक्लॉइड? हाइपोट्रोकॉइड है क्या? हाइपोसाइक्लॉइड लिख दिया हूं क्या मैं? हाइपोट्रोकॉइड है, साइक्लॉइड कैसे हो गया? हाइपोसाइक्लॉइड में ही दो पार्ट है, हाइपोसाइक्लॉइड एंड हाइपोट्रोकॉइड, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अच्छा, ये यहाँ तक क्लियर है? फाइन। क्या लिखा मैं? सुपीरियर, हाँ हाँ सही तो है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर हाइपोट्रोकॉइड, ठीक है। और ये हाइपोसाइक्लॉइड, अरे यार ये है आपका हाइपोसाइक्लॉइड। कहाँ गया? बहुत पढ़ा दिया क्या? ये हो गया हाइपोसाइक्लॉइड, ये हो गया आपका सुपीरियर एंड इन्फीरियर हाइपोट्रोकॉइड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वोल्यूट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इन्वोल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वोल्यूट। इन्वोल्यूट क्या होता है इसको देखो जरा, ठीक है। पहले एक डायग्राम से समझ लो, फिर आपको समझने में आसानी होगी। ये है आपका इन्वोल्यूट, ये नहीं, ये देखो ध्यान से। ठीक है, देखो हो क्या रहा है इसके अंदर। ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक हमने धागा लपेट दिया। अब धागा खोल रहे हो, एंड ऑफ द थ्रेड, एंड ऑफ थ्रेड देखो किस तरीके से घूम रहा है। ये जो कर्व बनता है इसी को इन्वोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वोल्यूट। बात समझ में आ गई? इन्वोल्यूट यूज कहां करते हैं इन्वोल्यूट, ये भी हम लोग देखेंगे। इन्वोल्यूट क्या होता है? डेफिनेशन, इट इज द कर्व ट्रेस्ड बाय, it is the curve traced by, it is the curve traced by end of thread, end of thread when it unwinds, correct. It is the curve traced by end of thread when it unwinds a circle or a polygon, a circle or a polygon keeping thread tight, keeping thread tight, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ठीक है। आपने क्या किया, इसके ऊपर धागा लपेट दिया। ये कोई सर्कल है, इस पर आपने क्या कर दिया, धागा लपेट कर दिया, ठीक है। धागा लपेटने के बाद मान लो कि पॉइंट यहां पे आके कहीं रुक गया, यहां, ठीक है, या यहां पे रख लो, यहां पे धागा लपेट दिया ऐसे। अब धागा खोलना शुरू करो। जब धागा खोलोगे, राइट, जब आप धागा खोलना शुरू करोगे, यहां पे सपोज धागा खोलोगे, यहां से ये धागा आपने लपेटा, धागा खोलोगे तो ये धागा जो है ना यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से ऐसे खुल जाएगा, है ना। धागा लपेट दिया, एक सेकंड यहीं पे रख लेते हैं। ये यहां से धागा खुलेगा तो धागा खुलेगा कहां से, यहां से खुलेगा ना। धागा यहां से खुलना शुरू हो जाएगा, यहां खुल गया धागा, ठीक, खुल गया ऐसे, राइट, ये खुल गया धागा, राइट। इसके बीच में धागा कैसा दिखाई देगा, इसके बीच में धागा खुलेगा कैसे, पहले यहां से खुलेगा, है ना। एक सेकंड,
ठीक है। धागा कैसे खुलेगा, पहले यहाँ से खुलेगा, फिर कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, फिर कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे तो खुलेगा ना धागा, ठीक है। धागा का अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन, यहाँ से खोलना, ये मान लो कि धागा का एंड पॉइंट था, यहाँ पे आपने लपेट दिया, लपेटने के बाद ये एंड पॉइंट, अब यहाँ से खोलना शुरू करिए, एक बार यहाँ आएगा, फिर जब आप खोलोगे, ठीक है, फिर जब ये धागा खोलोगे तो धागा कैसे खुलेगा, यहाँ से खुलेगा ऐसे, करेक्ट, राइट। तो धागा कैसे खुलेगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा अब, करेक्ट, ये पॉइंट खुल के यहाँ जाएगा। और अगर खोलोगे धागा तो ये धागा कहाँ से कैसे खुलेगा, इस, अरे ऐसे खुलेगा, फिर धागा कैसे खुलेगा, इस तरीके से खुलेगा, राइट, ऐसे खुलेगा ना धागा, राइट। तो धागा जो है इस तरीके से खुलता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ खुलेगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ। जब ये सारे पॉइंट को जोड़ दोगे, ठीक है, जब ये सारे पॉइंट को जोड़ोगे तो आपको एक कर्व मिलेगा, जब ये सारे पॉइंट को जोड़ोगे तो आपको एक कर्व मिलता जाएगा। ये जो कर्व है, इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं इनवॉल्यूट, ठीक है। ये फ्री हैंड बना है इसलिए ऐसा दिख रहा है, इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं इनवॉल्यूट, ठीक है, इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं इनवॉल्यूट। बात समझ में आ गई, इसी कर्व को बोलते हैं इनवॉल्यूट, ठीक। नो, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ साइक्लॉइडल कर्व, ये दूसरा टॉपिक है। साइक्लॉइडल कर्व हमारा खत्म हो गया, ए बी सी डी ई एफ तक हमने करवाया, वो सारे साइक्लॉइडल कर्व्स के अंदर थे, ये हो गया इनवॉल्यूट, ठीक है। हमने लिया इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल, एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया है, इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल, ये है इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल। इसका यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन, गियर टीथ, डिजाइनिंग ऑफ गियर टीथ प्रोफाइल, डिजाइनिंग ऑफ गियर टीथ प्रोफाइल कैसे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। डिजाइनिंग ऑफ गियर टीथ प्रोफाइल, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि गियर टीथ में क्या होता है, परफेक्ट मेशिंग के लिए इनवॉल्यूट बनाए जाते हैं, राइट, ठीक। लट्टू में यूज करते हैं, पतंग की चरखी यूज कह सकते हैं, हाँ पतंग की चरखी भी कह सकते हो बिल्कुल, लेकिन पतंग की चरखी या तो स्ट्रेट बन जाता है ना, घूमना चाहिए चारों तरफ, घूमना चाहिए चारों तरफ। तो देखो ये हो गया आपका इनवॉल्यूट, ठीक। इनवॉल्यूट के लिए मैंने बताया, देखो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे आपका थ्रेड अनवाइंड हो रहा है, तो इस तरीके से हो गया। इसको यूज कहाँ करते हैं, ये देखो, ये जो है ना फोर्ट जैसा दिख रहा है, किला, किला के ऊपर ऐसे बनता है ना किला, ये सारे क्या है, इनवॉल्यूट शेप है, ठीक है। ये बनता कैसे, पार्शियल इनवॉल्यूट है ये। ठीक, समझ में आ गया इनवॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। नहीं, इनवॉल्यूट इज इक्वल टू फिबोनाची सीरीज, नो, काहे भैया, क्यों दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्पाइरल्स, नेक्स्ट क्या है, स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल, स्पाइरल क्या होता है, ये देखो, स्पाइरल, it is the curve traced by a point moving along a line, moving along a line with a velocity v, with a velocity v, whereas the line rotates, whereas the line rotates about a fixed point called pole, at an angular velocity omega, at an angular velocity omega. Correct. It is the curve traced by a point moving along a line with a velocity v, whereas the line rotates about a fixed point called pole at an angular velocity omega. इसको बोलते हैं स्पाइरल, that is the definition of the spiral. अब ये कैसे बनता है, हेलुसिनेशन सर्कल,
अच्छा, शक्तिमान का चक्र, नोट नहीं कर पाया, जल्दी करो नोट। अभी कितना रह गया सर जी? अभी बस खत्म ही, अब भी खत्म करके देता हूं, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। मान लो ठीक है, मान लो एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन है, ठीक है। ये मान लो ये फिक्स पॉइंट है ओ, ठीक है, और ये लाइन है ओ ए, और ये लाइन जो है ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया ए पॉइंट, राइट, ये हो गया आपका ए पॉइंट जो कि ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। ये ओ एक लाइन है ना, ये ओ एक लाइन है, ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये एक ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ए पॉइंट, ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। किसके अबाउट? एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, करेक्ट। ये आपका ए पॉइंट। तो मैंने क्या कहा कि एक लाइन है, फिक्स्ड पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, और इस पे क्या है, एक पॉइंट है जो मूव भी कर रहा है। यानी कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहां से, जो कि इस पी पॉइंट ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। थोड़ी देर में पॉइंट और थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ी देर में पॉइंट और ऊपर आएगा, ये v वेलोसिटी से इसके ऊपर मूव कर रहा है। थोड़ी देर में पॉइंट और आगे आएगा, थोड़ी देर में पॉइंट और आगे आएगा, थोड़ी देर में पॉइंट और आगे आएगा, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। थोड़ी देर में पॉइंट और आगे आएगा, थोड़ी देर में और एक आगे आएगा, और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। यही तो होगा, v वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर आ रहा है आपको, है ना। ये पॉइंट सारे कैसे हैं? v वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर आ रहा है, करेक्ट। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यही तो लिखा हूं कि द कर्व ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट p, ये पॉइंट p है, विच इज मूविंग अलोंग अ लाइन विद अ वेलोसिटी v एंड द लाइन इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट एट अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जब ये सारे पॉइंट को जोड़ोगे तो आपको एक कर्व बनता हुआ नजर आएगा। देखो यहां से जोड़ना शुरू करो, इसको बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पाइरल। बात समझ में आ गई? आसान सा चीज था स्पाइरल, इसी को बोलते हैं स्पाइरल। ठीक, हमारी कॉपी स्पाइरल कैसे कहते हैं? अरे आएगा, रुक जाओ। सर देखने में इन्वोल्यूट और स्पाइरल एक जैसे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है अलग अलग ना। अब ये बता, दालचीनी आपने देखा है? कार्डमम, कार्डमम नहीं, सिनेमन, दालचीनी और दाल और चीनी अलग अलग देखा है? नाम तो एक ही है ना, देखने में अलग अलग है। इसमें क्या है, देखने में सेम है लेकिन नाम अलग अलग है, समझे? ये इन्वोल्यूट और स्पाइरल सेम नहीं है। इन्वोल्यूट में रोटेटरी मोशन नहीं काउंट, ट्रांस ना तो v वेलोसिटी है, ओनली ओमेगा है ना। देखो इस केस में, इन्वोल्यूट के केस में
सिर्फ ओमेगा है, देयर इज नो v, लीनियर वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ ओमेगा इन्वॉल्व है। इसमें क्या है, इस केस में ओमेगा के साथ साथ v भी है, राइट। देखने में एक हो सकते हैं लेकिन एक नहीं है, ठीक है, अंतर है, ये अंतर है। बात समझ में आई? अच्छा, स्पाइरल समझ में आ गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसको नोट कर लो। लिख लिया सब लोगों ने? कोरियोलिस फोर्सेस, ठीक। स्पाइरल बाइंडिंग जो कॉपी में होती है वो मीन्स स्पाइरल नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल बाइंडिंग, लेकिन वो स्पाइरल है ही नहीं। अब बोले सर ये क्या क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब एज ए नोट, अब लिखते तो चलो, पूरा फंडा क्लियर करते हैं आपका, है ना। स्पाइरल बाइंडिंग जो होता है वो स्पाइरल नहीं है। स्पाइरल 2D में बन रहा है, 3D में नहीं, ठीक है। मान लो ये स्पाइरल है, ठीक, ये क्या आ गया, स्पाइरल, ठीक। ये आपका स्पाइरल है। स्पाइरल में हम कुछ एंगल ले लेते हैं, 3 पॉइंट ले लो, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं P0 है, ये पॉइंट मान लो P1 है, और ये पॉइंट मान लो P2 है, ठीक। ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो θ0 है, ये एंगल मान लो θ1 है, और ये एंगल मान लो θ2 है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस r0 है, ये डिस्टेंस r1 है, और ये डिस्टेंस मान लो r2 है, ये पोल है O, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। पहला, इफ θ2 माइनस θ1, θ2 या θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू θ1 माइनस θ0, यानी थीटा को आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रखा AP को, ठीक है। और R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R0, यानी कि R को भी आपने AP में रखा है। उस केस में जो स्पाइरल बनता है, देन स्पाइरल जो बनता है इसको बोलते हैं आर्किमीडियन स्पाइरल, इसको बोलते हैं आर्किमीडियन स्पाइरल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर में आर्किमीडियन स्पाइरल कहां दिख जाएगा, मॉस्किटो कॉइल, कछुआ छाप अगरबत्ती, है ना, मॉस्किटो कॉइल हो गया, या फिर स्क्रॉल कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, या फिर एयर कंप्रेसर जिसको बोल सकते हो आप, स्क्रॉल कंप्रेसर, ठीक है। या फिर वॉच स्प्रिंग्स, वॉच या फिर वॉच स्प्रिंग ले लो, ये सारे क्या होते हैं, आर्किमीडियन स्पाइरल होते हैं, पहला चीज। दूसरा, इफ θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू θ1 माइनस θ0, यानी थीटा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R0 इज इक्वल टू, अच्छा, बराबर है, यानी R जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, करेक्ट। देन जो स्पाइरल बनता है, देन स्पाइरल जो बनता है इसको बोलते हैं लॉगारिदमिक स्पाइरल, इसको बोलते हैं लॉगारिदमिक स्पाइरल, समझे, इसको बोलते हैं लॉगारिदमिक स्पाइरल। एग्जाम्पल के तौर पे गैलेक्सी, ह्यूमन ईयर, इंसान का कान, लॉगारिदमिक स्पाइरल के एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां तक नोट कर लो पहले। एक और आएगा क्या इसके अंदर, आ जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, तीसरा, थर्ड, इफ R2 माइनस R1 इज इक्वल टू if θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू θ1 माइनस θ0, यानी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R0 इज इक्वल टू 1.618,
इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। ठीक है, उस केस में जो स्पाइरल बनता है, देन जो स्पाइरल बनता है इसको बोलते हैं गोल्डन स्पाइरल। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो और इसको बोलते हैं हम लोग गोल्डन स्पाइरल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए, फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, अब इसका कुछ हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें थीटा क्या है? अच्छा, इसमें थीटा को बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल, इसको बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल, और आर को बोलते हैं रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम देखो, ये आपने क्या किया, गोल्ड, ये स्पाइरल है ना, स्पाइरल पे 3 अलग अलग पॉइंट ले लिया और तीनों पॉइंट की डिस्टेंस आपने मेजर कर ली और तीनों पॉइंट के बीच का एंगल भी आपने मेजर कर लिया। अगर ये तीनों में से किसी में भी फॉल करेगा, वो स्पाइरल का वो नाम चेंज हो जाएगा। राइट, तो इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना। हो जाएगा तो बताइएगा। ठीक है, राइट, पेज खत्म हो गया और ऐड कर लेते हैं 2-3। अब चलो, अब देखो एग्जांपल हम देखो। अब गोल्डन स्पाइरल क्या होता है? ये गोल्डन रेशियो 1.618। ये फिबोनाची सीरीज क्या होता है देखो, है ना। इसको थोड़ा गोल्डन रेशियो के बारे में बता देता हूं मैं। गोल्डन रेशियो साई, ठीक है, मान लो कि ए और बी, ठीक है, 2 क्वांटिटीज मान लो ए एंड बी। कंसीडर 2 क्वांटिटीज, कंसीडर 2 क्वांटिटीज ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन गोल्डन रेशियो साई को कैसे डिफाइन किया गया है? देन गोल्डन रेशियो साई इज डिफाइंड एज a प्लस बी अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, ये होता है गोल्डन रेशियो। यानी कोई 2 क्वांटिटी, आप कोई भी 2 क्वांटिटी ले लो, ठीक है, ए और बी, सच दैट ए बड़ा होना चाहिए बी से और दोनों 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ए प्लस बी अपॉन ए का रेशियो ए बाई बी के रेशियो के बराबर हो गया तो इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला था फिबोनाची सीरीज, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या बोला है? फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज कैसा क्या होता है? 1 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 5 13 21 34 55 89 एंड सो ऑन 144 एंड सो ऑन। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ए और बी। सपोज दिस इज ए और ये मान लो बी, क्योंकि ए बी से बड़ा होना चाहिए। करेक्ट, थोड़ी देर के लिए मान लो ए और बी है। तो आप ये देखो a प्लस बी अपॉन ए, ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 144 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 144। कैलकुलेट करो, ये लगभग 1.618 आएगा। अगर आप a अपॉन बी कैलकुलेट करते हो, यानी 144 अपॉन 89, ये भी लगभग 1.618 ही आएगा। ठीक, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची रेशियो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा, बहुत शेयर मार्केट कर रहा हो आजकल।
या गौरव तिवारी, कैन वी से दैट गोल्डन स्पाइरल इज स्पेशल केस ऑफ लॉगरिथमिक स्पाइरल? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है फिबोनाची सीरीज। करेक्ट। अब इसके यूज कहां करते हैं? अब हमने इतना तो स्पाइरल के बारे में तो आपको बता दिया, अब इसका इस्तेमाल कहां करते हैं ये भी हमको इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, देखो इसको हम एनिमेशन से समझाते हैं, एनिमेशन से हम समझा देते हैं। ठीक है, यहां तक पहले नोट कर लो, फिर हम आपको, देखो बिना एनिमेशन के सब चीज आपको लगेगा पता नहीं क्या ही चल रहा है, हो जाएगा तो बताना। ठीक, देखो यहां तक तो मैंने बता दिया था। ये हो गया कछुआ छाप, मॉस्किटो कॉइल। ये क्या है? आर्किमिडीज स्पाइरल। ये स्प्रिंग है किसी मशीन का या वॉच का, पता नहीं किसका है, लेकिन स्प्रिंग है ये। ये क्या है? ये भी आपका आर्किमिडीज स्पाइरल है। ठीक है। ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर क्या होता है? लॉगरिथमिक स्पाइरल। पूरा तो नहीं है, अगर पूरा बनाओगे तो लॉगरिथमिक स्पाइरल हो जाएगा इंसान का कान। ये भी क्या है? अरे राइट, नेक्स्ट। ये भी क्या है? ये है गोल्डन स्पाइरल। देखो फिबोनाची सीरीज है ना, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये ए बी और ये ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो हमने जो नंबर लिखा था फिबोनाची सीरीज 1 2 3 5 8 13 21 34, तो ये जो बन रहा है स्पाइरल, इसी को हम लोग बोलते हैं गोल्डन स्पाइरल। अब इसका बहुत ज्यादा यूज है, गोल्डन स्पाइरल का बहुत ज्यादा यूज है, ये कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत यूज आता है। अब बोले ये क्या बोल रहे सर? देखो कहां कहां यूज करते हैं समझो। ये ताजमहल दिख रहा ताजमहल? यस, ताजमहल भी गोल्डन रेशियो पे बनाया गया है, देख रहे हो? डिवीजन ए बी, ये दो मीनार के बीच में ए बी, ए प्लस बी। ताजमहल को हम लोग क्यों बोलते हैं? 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है कि नहीं? ठीक है, तो आप देखो ये गोल्डन रेशियो पे बनाया गया है ताजमहल का, डिजाइन की गई है गोल्डन रेशियो, और ये गोल्डन स्पाइरल बन गया। ठीक है, फिबोनाची सीरीज। ये आपको पता है स्नेल है ना, स्नेल, स्नेल को क्या बोलते हो आप अपने अपने लैंग्वेज में? कुछ लोग जो भी बोलते हैं स्नेल है ना, इसको बोलते हैं नॉटिलस शेल, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉटिलस शेल। ठीक है, नॉटिलस शेल। ये हो गया आपका एप्पल का लोगो, गोल्डन रेशियो पे डिजाइन किया गया है ना, देख रहे हो? फिबोनाची सीरीज का ही यूज किया गया है। एप्पल का लोगो गोल्डन रेशियो। ठीक है, इसीलिए इतना अट्रैक्टिव लगता है। कटा हुआ एप्पल आप बनाओगे कोई नहीं देखेगा, लेकिन इसको सब देख लेगा। ये सब ट्विटर, एप्पल, पेप्सी, नेट जियो, ये सारे किस पे बनाए गए, डिजाइन किए गए? गोल्डन रेशियो पे डिजाइन किए गए। देख रहे हो? ए बाय बी सब, इसलिए इतना अट्रैक्टिव रहता है खिड़की जैसा, लेकिन आई कैची है ये चीज, बिकॉज इट इज, यानी कि इसको यूज करोगे ना तो चीजें ब्यूटीफाई हो जाएगी, ब्यूटिफिकेशन, बढ़िया ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, जनरली आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में इसको यूज किया था, आर्किटेक्ट लोग है ना इसको यूज करते हैं। ये गुलाब 1.1618 गोल्डन रेशियो, और ये स्पाइरल क्या है? गोल्डन स्पाइरल, फिबोनाची सीरीज। ये इतनी महंगी कार है ना, जो भी कंपनी की है, पता नहीं कौन सी कंपनी की है, तो आप देख सकते हो ये 1:1.618 पे रेशियो पे। अगर ये 1 है तो ये 1.618 है, अगर ये 1 है 1.618। इसी को डिजाइन करने में हालत खराब हो जाती है। तभी तो इतना स्पोर्ट्स कार जो होता है ना, फरारी, लंबोर्गिनी, देखने में आई कैची क्यों लगता है? बगल से अगर मारुति 800 गुजर जाए तो कोई मारुति 800 को नहीं देखेगा, लेकिन इसको देख लेगा, है ना, क्योंकि मारुति 800 गोल्डन रेशियो पे नहीं बनाया गया है, ये बनाया। आप बनाओ गोल्डन रेशियो पे तो ये छोड़ के आपका व्हीकल को देखा जाएगा। ह्यूमन हैंड रेशियो क्या है? देखो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का रेशियो। जॉइंट्स, ह्यूमन जॉइंट्स का रेशियो क्या होता है? 1:1.618। ठीक है, मोनालिसा की पेंटिंग इतना फेमस क्यों है? वैसे मुझे पेंटिंग उतनी समझ में नहीं आती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत फेमस लोग बोलते हैं, अब कुछ दिखता होगा इसीलिए फेमस है, जो भी है। ये भी क्या है? गोल्डन स्पाइरल। देखो गोल्डन स्पाइरल किस रेशियो पे बनाया गया है? 1:1.618 गोल्डन रेशियो पे बनाया गया है। ठीक है, बात समझ में आई? पिरामिड 1:1.618। इतनी सारी चीजें जो है गोल्डन रेशियो पे। अब गूगल पे सर्च करोगे ना गोल्डन रेशियो पे बने हुए डिजाइन, फूल से लेकर के जानवर से लेकर के कीड़े मकोड़े, है ना, वनस्पति, वन प्राणी, जो भी डिजाइन, आर्किटेक्ट जो भी आपको है, सब चीज आपको दिखने लगेगा। आप ढूंढो उसको गूगल पे। ठीक है, फाइन।
सर एपी एंड जीपी के, अरे एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक, इंजीनियर ही हो ना, इंजीनियर ही हो ना, एपी समझ में आया चीज, ठीक है। इतने सारे मैंने तो कुछ एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत आ जाएगा। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलो अब इस चैप्टर के अंतिम पे आ जाते हैं, ये चैप्टर भी खत्म। कल हम लोग थियरी ऑफ प्रोजेक्शन करेंगे, है ना, कल हम लोग थियरी ऑफ प्रोजेक्शन करेंगे। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास लास्ट है दैट इज हेलिक्स। हेलिक्स, इसमें दो टाइप के हेलिक्स आते हैं, एक होता है सिलिंड्रिकल हेलिक्स और एक होता है कोनिकल हेलिक्स। सिलिंड्रिकल हेलिक्स, सिलिंड्रिकल हेलिक्स क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई एक लाइन है, एक्सिस है मान लो थोड़ी देर के लिए, राइट, और यहां पे एक आपने क्या किया, एक लाइन है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सपोज दिस इज एक्सिस, ये कोई लाइन है जिसकी लेंथ एल है, राइट, इस पे एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये लाइन जो है इसके अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अगर ये लाइन बहुत जोर से इसके अबाउट घूमेगा तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर, ठीक, इसके अबाउट अगर लाइन बहुत जोर से घूमेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिलेंडर, बन जाएगा। अब बोलोगे हाँ बन जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब ये पार्टिकल शुरू कहां से हुआ था, यहां से। जब ये पार्टिकल चढ़ भी रहा है घूम भी रहा है तो कैसा बनेगा ग्राफ, कुछ इस तरीके से वापस ऐसे घूम के आएगा, ये हो गया सिलिंड्रिकल हेलिक्स। ये क्या हो गया, दिस इज योर सिलिंड्रिकल हेलिक्स, ठीक, इसको सिलिंड्रिकल हेलिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, स्प्रिंग, स्प्रिंग हो गया, है ना, पेन के अंदर स्प्रिंग होता है वैसा ही होता है, स्प्रिंग हो गया। देन बाइंडिंग ऑफ बुक, बुक की जो बाइंडिंग जिसको स्पाइरल बाइंडिंग बोलते हैं, ये स्पाइरल बाइंडिंग नहीं होता, ये क्या है बेसिकली हेलिकल बाइंडिंग है, सिलिंड्रिकल हेलिकल बाइंडिंग, हेलिकल बाइंडिंग होता है, ठीक है। स्प्रिंग हो गया, स्टेयरकेस है ना, स्टेयरकेस एटसेट्रा, करेक्ट। स्प्रिंग हो गया, आपने देखा पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है, या फिर सॉकर जो होता है ना। थ्रेडिंग ऑन द नट्स, नट के ऊपर जो थ्रेडिंग होती है ना, ये भी लिख सकते हो, थ्रेडिंग ऑन नट्स, नट एंड बोल्ट, नट बोल्ट पे होता है ना, थ्रेडिंग ऑन नट बोल्ट्स, थ्रेडिंग ऑन नट्स, नट बोल्ट्स एटसेट्रा, ये हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल हेलिक्स। हाँ, बाइक के सॉकर में भी होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। और लास्ट कौन सा हेलिक्स है, लास्ट है आपका कोनिकल हेलिक्स। चलो पेज खत्म हो गया, क्या बात है, आज तो हम लोग पेज पे पेज खत्म कर दिए। होता है ना एक्स्ट्रा शीट्स, परीक्षा देते वक्त बोलते हैं सर एक्स्ट्रा शीट दे दो, मैडम एक्स्ट्रा शीट, वही वाला हाल हो गया, ठीक। तो आज के क्लास का लास्ट जो है, यानी कि आज हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिया। कल हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, अगर मौका मिलेगा तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस भी निपटा देंगे, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है कि आपको लग नहीं रहा होगा वेरी डिफिकल्ट, है ना, हर चीजें बस आपको ध्यान पर रखनी और क्या। दूसरा लास्ट कोनिकल हेलिक्स, लास्ट क्या हो गया आपके पास, कोनिकल हेलिक्स। कोनिकल हेलिक्स में क्या हो गया, जैसे कि मान लो ये आपका, तो कल आपकी क्लास 2 बजे से लेकर 9:30 बजे तक चलेगी, ठीक है। ये आपका ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसकी लेंथ जो भी है, ये पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है इसके ऊपर, ठीक है। ये आपका एक्सिस है, बहुत जगह शॉक एब्जॉर्बर सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर इक्विवेलेंट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखो एक पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ, यह पार्टिकल ऐसे चढ़ेगा फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे चढ़ेगा फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे चढ़ेगा ऐसे घूमेगा, ऐसे चढ़ेगा ऐसे घूमेगा, ऐसे चढ़ेगा एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से चढ़ेगा पार्टिकल, इसको बोलते हैं कोनिकल हेलिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे ये स्टेयरकेस, ये शॉक स्प्रिंग में भी मिल जाएगा। स्प्रिंग में कहां मिलता है, जैसे आपने देखा रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल में जहां बैटरी लगाते हो ना तो वहां पे कोनिकल टाइप का दिखता है,
वो हो गया स्प्रिंग। ठीक है, स्टेयर केस में भी जहां पे जगह कम है स्टेयर केस में बन जाएगा। थ्रेडिंग में भी होता है, थ्रेडिंग ऑफ नट्स, है ना, कोनिकल जैसा इस तरीके से थ्रेडिंग भी आपको मिल जाएगा, थ्रेडिंग ऑफ नट्स एटसेट्रा। ठीक है, यहां तक। टेंट, टेंट टेंट कोनिकल हेलिक्स थोड़े होता है। ठीक है, कल आपकी क्लास 2 to 9:30 रखेंगे, देखेंगे 9 बजे तक। वो डिपेंड करेगा, मान लो कोई टॉपिक 9 बजे खत्म हो जाए तो 9 बजे छोड़ देंगे, फिर नया टॉपिक नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अगर मान लो कि टॉपिक बीच में फंसा है 9:30 बजे तक जाएगा तो 9:30, तो 9 से 9:30 के बीच में कुछ भी हम लोग टाइम रख सकते हैं। वो सेकंड 9 के बाद वाला टाइम फ्लेक्सिबल है, वो डिपेंड करेगा कि टॉपिक कहाँ पे जाके रुका है, क्योंकि हमें भी नहीं पता ना कल कहाँ तक खत्म होगा। तो 2 to 9:30 का हम रखें, मान लो 9 बजे तक खत्म हो गया तो 9 बजे छोड़ देंगे। लेकिन अगर मान लो टॉपिक में थोड़ा सा बच गया, 9:15 बजे खत्म हुआ तो हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो ये स्प्रिंग है, कौन सा हेलिक्स है? ये सिलिंड्रिकल स्टेयरकेस। ये जो स्टेयरकेस आपको दिख रहा है, एक बार बता दो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इस पे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कल क्वेश्चंस लेके आने की, है ना। जो भी आएगा क्वेश्चन आपको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा कैसे आएंगे क्वेश्चन। ये देखो बुक बाइंडिंग, ये क्या है? हेलिक्स है। ठीक है, ये हो गया कोनिकल। ये होता है ना स्प्रिंग, इस तरीके से आपने देखा होगा, करेक्ट। बीच में ब्रेक भी देंगे, आप घबराओ मत। ठीक है, तो चलो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे पास टोटल 4 चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, कल इसके आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।